Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about vector product of two vectors और इसका दूसरा नाम भी होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते थे। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट के नाम से बोलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते थे, ए डॉट बी वेक्टर लिखते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां पर डॉट की जगह क्रॉस आ जाएगा, तो बस ये रिप्रेजेंटेशन है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो। क्लियर है। अब मान लीजिए ए और बी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और थीटा जो है उनके बीच में एंगल है। ए और बी जो है वो दो वेक्टर्स हैं और थीटा उन दोनों के बीच में एंगल है। क्लियर है। अब यहां पर ए क्रॉस बी जो होता है ये होता है मोड़े मोड़ बी साइन थीटा एन कैप। अक्सर बच्चे ये एन कैप भूल जाते हैं, तो मोड़े मोड़ बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, वो इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। एन कैप क्या है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ओके, और ये मोड़े मोड़ बी साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर आप इसको ए क्रॉस बी को डायरेक्ट लिख रहे हो मोड़े मोड़ बी साइन थीटा, तो ये रॉन्ग है। जब ये रॉन्ग है तो राइट क्या है, तो राइट है मोड़ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, अगर आप यहां पर सिर्फ इतना लिख रहे हैं तो ये जानते हो क्या है, ये है इसका मोड़, ये इसका मोड़ है। दिस इज करेक्ट। तो ये जो एन कैप है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड को कौन शो कर रहा है, इतना पोर्शन। क्लियर है यहां तक। अब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। तो क्या लिख रहा है, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी सच दैट ए बी एन फॉर्म्स ए राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम। ये सब क्या लिखा है अभी समझाते हैं। देखिए ये जो एन कैप है ये क्या होगा, जैसे मान लो सपोज करो ये आपके पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये हमारे पास दो वेक्टर हुए, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर। तो हमें करना क्या है, ये जो ए क्रॉस बी है इस ए वेक्टर को इस बी की तरफ रोटेट करो। समझ रहे हो, हमें करना क्या है। यहां पर ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये दो वेक्टर्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस ए वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ रोटेट करूंगा। बी एज इट इज रहेगा, ए को बी की तरफ। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, बी ए को बी की तरफ। अब ये ए और बी है, अब बी को ए की तरफ करो, मतलब बी क्रॉस ए अगर निकालना है तो इस बी वेक्टर को मैं ए की तरफ रोटेट करूंगा। तो बी को ए की तरफ रोटेट करोगे तो मतलब क्या बनेगा, ये ए तो एज इट इज रहेगा और इधर इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे। समझ रहे हो, ये तो एज इट इज, ये ए एज इट इज रहेगा, बी को ऐसे रोटेट करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था। ठीक है, ये जो लिखा है ना राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम, तो इसमें मैं पहले ही चेतावनी दे दूं, अपना सीधा हाथ यूज करना, राइट हैंड यूज करना है। अगर आपने इसमें लेफ्ट हैंड यूज कर लिया तो रिजल्ट एकदम अपोजिट आएंगे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है राइट हैंडेड। ठीक है, तो आपको राइट हैंड यूज करना है। तो ये ए है, ये ए वेक्टर है, देख रहे हो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ऐसे ध्यान रखना ए वेक्टर बी वेक्टर। जब हम ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर को बी की तरफ रोटेट कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे ए की तरफ अपना हाथ कर लूंगा, ए की तरफ, और फिर उसे ऐसे बी की तरफ घुमाएंगे। क्या कर रहे हैं हम, ए की तरफ मैंने हाथ कर लिया और ऐसे बी की तरफ मैं ऐसे घुमा रहा हूं। क्लियर है। तो जब मैं ए को ऐसे बी की तरफ घुमा रहा हूं तो मेरा अंगूठा किधर है, थंब जो है, थंब कहां है, वो अप साइड। थंब किधर है, अप साइड। तो ये जो थंब देगा ना वो आपको इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा। क्या देगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ये मैं वापस रिपीट करता हूं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर मैं इस ए को ऐसे पकड़ के बी की तरफ घुमाऊंगा तो मुझे ऐसे ही तो करना पड़ेगा ना। मतलब इसको अगर आप घुमा रहे हो तो इसको पकड़ के ऐसे ही तो करना पड़ेगा, तभी तो ये ऐसे घूमेगा। तो इसका मतलब आपको ऐसे घुमाना पड़ रहा है। तो थंब क्या देगा आपको, ये थंब देगा आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। इसका मतलब जब आप ए को बी की तरफ घुमा रहे हो तो थंब ऊपर जा रहा है, तो ऊपर की तरफ ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। तो आप देख सकते हो कि जो ये ऊपर की डायरेक्शन होगी ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। सिमिलरली इसी तरह से एक चीज और सुनिएगा, अगर मैं बी को ए की तरफ रोटेट करूं, अगर मुझे इसको इसकी तरफ करना हो बी को ए की तरफ, तो ये है मेरा बी,
तो इस बी को ए की तरफ करेंगे, मतलब ये बी है, इस बी को जब मैं ए की तरफ रोटेट करूंगा तो मेरा थंब किधर है, नीचे, नीचे, ठीक है, नीचे थंब है, इसका मतलब एक बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे। समझ में आया? तो ये जरूर ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ए वेक्टर ये ऊपर की तरफ है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, माइनस ए वेक्टर, ये बताया हुआ है। अगर ए वेक्टर ऊपर है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, माइनस ए। तो ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी किधर है, ऊपर, तो यहां पर हम लिख देते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, फिर बी क्रॉस ए किधर है, नीचे, बी क्रॉस ए किधर है, नीचे, तो इसका मतलब माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो ये रिजल्ट भी आएगा आगे, इसको याद रखना कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए होता है, कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन की वजह से, एन वेक्टर की वजह से, एन कैप जो आप देख रहे हो, एन कैप, तो ये यूनिट वेक्टर है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में, मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो हुई वो ये हुई, तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो है हमारा एन कैप। क्लियर है यहां तक? तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्रॉस प्रोडक्ट का कैसे हम लोग बोल रहे हैं, कैसे हम लोग इसको, यहां पर ए क्या है, बी क्या है और ये एन वेक्टर क्या है। तो यहां पर जो ये ए बी एन है ये क्या करते हैं, राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम को फॉर्म करते हैं। यहां पर आप एन वेक्टर लिख लो या एन कैप भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे यहां पर ये दिखाया हुआ है आपको ए क्रॉस बी ये है, तो हमने क्या किया, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो जब मैं इस ए वेक्टर को, मतलब इस वेक्टर को आप उधर की तरफ घुमाओगे तो देखो लेफ्ट से कर दोगे ना तो ऊपर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना, नीचे की तरफ करेंगे, मतलब राइट से यूज करेंगे। तो ए को मैं बी की तरफ घुमा रहा हूँ, ए को जब बी की तरफ घुमाएंगे तो ये प्लेन के ऊपर जाएगा अंगूठा की नीचे, ऊपर की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं? जब आप ए को बी की तरफ घुमा रहे हो तो ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये है। क्लियर है? अब अगर देखें तो बी क्रॉस ए किधर है, तो बी क्रॉस ए किधर जाएगा, जब आप बी को ए की तरफ घुमाओगे तो नीचे, तो ये जो डायरेक्शन है ये बी क्रॉस ए की है, ये बी क्रॉस ए है, ये ए क्रॉस बी है। समझ में आया? वैसे ही जैसे आप यहां पर देखो, जब आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो, मतलब इसको ऐसे घुमा रहे हो, तो स्क्रू किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, स्क्रू किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। और वैसे अगर ऐसे घुमाने लगोगे, ऐसे घुमाने लगोगे तो स्क्रू ऊपर की तरफ। समझ में आया? तो इस तरह से अगर आप इसको ऐसे रोटेट करते हो तो स्क्रू किधर जाएगा, नीचे की तरफ। तो ये हुआ बच्चों हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। मेनली हमने एन कैप के बारे में भी डिस्कशन किया है कि एन कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे आप उस एन कैप के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये पोर्शन हुआ हमारा इसके बारे में। नेक्स्ट इसके बारे में और जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। एक लैग्रेंजेस आइडेंटिटी होती है, क्या बोलती है कि अगर दो वेक्टर्स है हमारे ए क्रॉस बी, अब देखो ए क्रॉस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो ऑब्वियसली उसके मोड का स्क्वायर होगा, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, मोड ए क्रॉस बी का स्क्वायर, है ना, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोड ए क्रॉस बी का, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोड ए का स्क्वायर, ये होता है। तो यहां से आप क्या बोलोगे, यहां से आप क्या बोल सकते हो, देखो ध्यान से, मोड ए क्रॉस बी, तो मोड ए क्रॉस बी मैंने ये बताया था, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा यहां से मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना बन जाएगा, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर माइनस मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिखा जा सकता है ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो आप यहां से ये बोल सकते हो कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर जो है वो मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस चीज को क्या लिखा जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए। अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं, इसको लिख लो, पहले इसको लिख लीजिए, या तो आप इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट बी बी डॉट बी। कैसे, इसको क्या लिखेंगे, ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी, ऐसे ही तो लिखोगे। अब यहां से ए डॉट ए क्या होता है, मोड ए स्क्वायर, ए बी डॉट बी क्या होगा, मोड बी स्क्वायर माइनस ये कितना बन जाएगा, ए डॉट बी का स्क्वायर। तो ये भी इसको हम यहां से लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये रिजल्ट यही तो आ रहा है। तो चाहे आप इसको ऐसे याद करो, चाहे आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद करो, फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारे पास इसी तरह से बन जाएगा। क्लियर है? तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बोल रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द वेक्टर सी।
अगर हम ए क्रॉस बी को सी वेक्टर बोल दें तो सी डॉट ए जो होगा ये भी 0 होगा और सी डॉट बी जो होगा ये भी 0 होगा। ऐसा क्यों होगा ये मैं समझाता हूं। देखो, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। हमने अभी पढ़ा कि ए क्रॉस बी जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, मतलब सी वेक्टर हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है ना। सी वेक्टर ऊपर की तरफ, अगर सी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आप मेरे को ये बताइए कि वो इस ए के भी परपेंडिकुलर है। मतलब सी वेक्टर अगर ऊपर की तरफ है तो वो इस ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों सर? क्योंकि यहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि अगर ये मान लीजिए मेरे पास ये एक ए वेक्टर है और इस तरह से ये एक बी वेक्टर है, तो ऊपर की तरफ क्या होगा हमारा? सी वेक्टर। तो क्या मैं बोल दूं कि सी वेक्टर जो है वो इस ए के भी परपेंडिकुलर है और ये जो सी वेक्टर है हमारा बी के भी परपेंडिकुलर है। क्योंकि ये दोनों के ही परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, मतलब सी डॉट ए भी 0 होगा और सी डॉट बी भी 0 ही होगा। तो ये दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए हम यहां से क्या बोल देंगे कि सी डॉट ए एंड सी डॉट बी बोथ इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग जो है इस चीज को 0 बोल सकते हैं। तो यहां पर आपके पास कभी भी ये चीज आ जाए तो इंस्टेड ऑफ दिस आप इसको ऐसे याद रखो कि ए डॉट बी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0 या फिर ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी डॉट बी ये भी 0। हालांकि ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर इसी का होने वाला है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है एकदम। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ये है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और बी वेक्टर भी हमारा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, तो आप a क्रॉस b को ऐसे निकाल सकते हो। यहां पर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उसको अलग अलग लिखेंगे। वो लिखेंगे a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप क्रॉस b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ये होगा। तो यहां से देखो a1 इंटू b1 i क्रॉस i 0 बन जाएगा। फिर उसके बाद a1 इंटू b2 i क्रॉस j, फिर वो करना पड़ेगा जो हमने अभी पढ़ा नहीं, ये पढ़ेंगे। फिर i क्रॉस k करना पड़ेगा, फिर j क्रॉस i, फिर j क्रॉस j, फिर j क्रॉस k, फिर k क्रॉस i, फिर k क्रॉस j, फिर k क्रॉस k। तो थोड़ा लंबा सा नहीं हो जाएगा? थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक मेथड बना लिया कि हम ये डिटर्मिनेंट याद रखेंगे और जैसे ही आपने इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट किया आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, देखिए आई कैप एज इट इज आई कैप इंटू a2b3 माइनस b2a3, फिर माइनस j कैप इंटू a1b3 माइनस b1a3 प्लस k कैप इंटू a1b2 माइनस b1a2। तो ये है, ठीक है, ये है बच्चों हमारा a क्रॉस b। तो आप इसको देख सकते हो, यहां पर i कैप j कैप k कैप आ रहे हैं। तो रिजल्ट कैसा आ रहा है आपका? वेक्टर। मतलब a क्रॉस b का जो रिजल्ट कैसा आ रहा है? वेक्टर आ रहा है। क्या ये स्केलर क्वांटिटी है? नहीं, ये कैसी है? वेक्टर। इसीलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। समझ में आया? इसीलिए इसका नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। और बीच में क्रॉस लगा रहे हैं इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है यहां तक? तो इस तरह से जो है हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोई भी आपको दो वेक्टर्स दे दिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम ये फॉर्मूला लगा के बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? a क्रॉस b अगर 0 है, अगर a क्रॉस b 0 है तो इसका मतलब a क्रॉस b 0 हो रहा है। किस लिए 0 हो रहा है? तो साइन थीटा 0 हो रहा है, या साइन थीटा 0 हो रहा है। इसका मतलब थीटा या तो 0 हो रहा है या थीटा 180 डिग्री हो रहा है। तो इसका मतलब या तो a और b जो है वो पैरेलल या फिर कोलिनियर होंगे। तो a और b जो है वो पैरेलल होंगे और कोलिनियर होंगे। अब दूसरी बात, अगर ये पैरेलल और कोलिनियर है तो हम a इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? लैम्डा b। ये चीज हम कोलिनियर वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो a इज इक्वल्स टू लैम्डा b लिखो या k इंटू b लिखो, एक ही बात है। बस लैम्डा या k जो भी लिख रहे हो वो वेरिएबल जो भी होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, वो वेक्टर नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? तो इस तरह से अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का 0 आ रहा है तो आप उनमें ये रिलेशन लिख सकते हो। ठीक है यहां तक? चलिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल्स टू b क्रॉस a नहीं होगा। मतलब a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस a के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैंने बता दिया है आपको, क्योंकि a क्रॉस b तो ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन b क्रॉस a नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि a क्रॉस b की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी और b क्रॉस a की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी। हाँ, b क्रॉस a को आप माइनस a क्रॉस b जरूर लिख सकते हो।
बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस भी जरूर लिख सकते हो, लेकिन बी क्रॉस ए को ए क्रॉस भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये इसलिए कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब आप ए और बी को रिप्लेस नहीं कर सकते एक दूसरे से। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि m इंटू ए वैक्टर अगर है, अगर किसी स्केलर से हमने किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया हुआ है और फिर उसका हम किसी दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये जो स्केलर क्वांटिटी है ये ए के साथ आए चाहे बी के साथ आए चाहे ओवरऑल बाहर आ जाए, इससे कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी से फर्क पड़ेगा, स्केलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो m इंटू ए क्रॉस बी लिखो या a क्रॉस m इंटू बी लिखो या m इंटू ए क्रॉस बी लिखो, कुछ भी लिखो एक ही बात है, ठीक है। वेयर m इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट इज a क्रॉस b प्लस सी। अब क्या सर इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं a वेक्टर को b और c पे? बिल्कुल कर सकते हो। तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c आप यहां पर लिख सकते हो, क्लियर है। a क्रॉस b लिख लिया प्लस a क्रॉस c लिख दिया, लेकिन ध्यान रहे a क्रॉस b और a क्रॉस c ही लिखना है। अक्सर बच्चे यहां पर इसको c क्रॉस a कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। c क्रॉस a नहीं आएगा, केवल a क्रॉस c आएगा। तो वही बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब एडिशन पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के इक्वल टू 0 होंगे। आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के 0 क्यों होंगे? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो आई इधर है और इधर ही है, तो मतलब ये दोनों तो आपस में पैरेलल हो गए। अगर ये पैरेलल हो गए तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, 0 डिग्री है तो साइन 0 0 बना देगा। तो इसीलिए अगर आप आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो ये 0 आता है। आपस में अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो ये 0 आता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या आता था इनका? 1, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, तो वो 1 आता था, लेकिन क्रॉस 0 आ जाएगा। अब बात आती है बच्चों हमारी किसकी, अगर आई जे के आई इस तरह से अगर मैं पेयर्स बनाऊं, तो देखो जरा ध्यान से सुनना थोड़ा सा। यहां पर इसको लिख लेते हैं जेड। देखिए आई क्रॉस जे मतलब x और y, जब हम इसमें ये लगाते हैं ना क्रॉस, ये x को जब मैं y की तरफ रोटेट करता हूं तो ये थंब मेरे को प्लस जेड एक्सिस की डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो अगर आप x को y की तरफ रोटेट करोगे तो प्लस जेड मतलब बोर्ड के बाहर की तरफ, तो बोर्ड के बाहर की तरफ जो है आपको जेड एक्सिस मिल रही है, प्लस जेड एक्सिस। वैसे ही अगर आप y को x की तरफ रोटेट करोगे तो जेड एक्सिस की y को x की तरफ रोटेट करोगे तो उससे आपको माइनस जेड मिलेगी, जो कि अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से x और y की जगह हम इस बार i कैप, j कैप और k कैप अज्यूम कर लेते हैं। तो जब आप i कैप को j कैप की तरफ रोटेट करोगे मतलब i क्रॉस j, तो बाहर की तरफ क्या मिल रहा है हमें? k कैप। तो इसीलिए i क्रॉस j क्या हो रहा है? k। फिर उसके बाद j क्रॉस k मतलब j को k की तरफ रोटेट करेंगे तो अंगूठा x एक्सिस की तरफ जाएगा। तो अगर x एक्सिस की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा हमारा? i कैप। वैसे ही k क्रॉस आई मतलब इस जेड एक्सिस की जो बाहर की तरफ है उसको हम ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ घुमा रहे हैं। जेड एक्सिस पे जो k है उसको हम एक्स एक्सिस की तरफ घुमा रहे हैं, i की तरफ। तो अंगूठा किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ, मतलब j कैप की तरफ। तो ये बन जाएगा हमारा j कैप। अब मैं आपको बोलता हूं कि i कैप क्रॉस k कैप क्या होगा, मतलब आपको i को k की तरफ, तो i इधर है, k सामने है, तो हम क्या करेंगे? i को k की तरफ सामने की तरफ घुमाएंगे। तो अंगूठा किधर जा रहा है मेरा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्या है हमारा? ऊपर j है तो नीचे माइनस j, तो इसीलिए माइनस j होगा। तो देखो यही तो हमने पढ़ा था कि k क्रॉस i इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स i क्रॉस a, है कि नहीं? तो इस तरह से हम देखेंगे, लेकिन अब इसको हर बार ऐसे थोड़े ना याद रखेंगे। तो इसके लिए एक मेथड बना लिया गया। क्या किया हमने एक सर्कल बनाया और उस सर्कल में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने उसको लिख लिया i j k, इसी ऑर्डर में लिखना, ऐसे मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ऐसे ही लिखना, एंटी क्लॉकवाइज में ही लिखना और एंटी क्लॉकवाइज में ही चलना है, ठीक है। तो i j k ऐसे लिखा, फिर i से j मतलब i क्रॉस j चाहिए तो i से j जाओ, i क्रॉस j, तो आगे क्या मिल रहा है? k। उसी ऑर्डर में चल रहा है तो पॉजिटिव, उल्टा घूमना पड़ रहा है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं i क्रॉस j की बात कर रहा हूं तो ऐसे चल रहे हैं, तो इसी ऑर्डर में चल रहे हैं तो k कैप, इसलिए k कैप। फिर j क्रॉस k पूछा तो j क्रॉस k के लिए उसी ऑर्डर में चलना पड़ रहा है तो i कैप। फिर k क्रॉस i मतलब k क्रॉस i के लिए भी मुझे एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ रहा है तो j कैप। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि k क्रॉस j क्या होगा? k क्रॉस j कैप, तो k कैप क्रॉस j कैप, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है तो बाद में क्या मिल रहा है मेरे को? i कैप तो आएगा, लेकिन क्लॉकवाइज घूमने की वजह से यहां पर एक माइनस भी आ जाएगा, क्लियर है। वैसे ही अगर हम पूछें j कैप क्रॉस i कैप,
तो जे कैप क्रॉस आई कैप का क्या मतलब है कि हमें जे से आई की तरफ जाना है, लेकिन क्योंकि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो इसीलिए माइनस के कैप आ जाएगा। और इसी तरह से जे क्रॉस आई हो गया आई क्रॉस के। अगर आई क्रॉस के की हम बात करते हैं तो आई क्रॉस के का मतलब क्या है, जे कैप मिलेगा, लेकिन क्लॉकवाइज घूम रहे हो इसलिए माइनस जे कैप, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस चीज को याद रख सकते हैं। तो ये भी रखना है, ये भी रखना है, तो बेसिकली ये फिगर ही याद रख लो। ठीक है, जब इतना सब कुछ याद करना ही है तो ये फिगर याद रखो, जिससे आप तुरंत आंसर या रिजल्ट निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कुछ नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको ध्यान से सुनना। बोल रहे ज्योमेट्रिकली जो है मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो हमारी ए वेक्टर और बी वेक्टर होंगी। जैसे मान लीजिए सपोज ये मेरा पैरेललोग्राम है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द पैरेललोग्राम, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज लेट्स से बी वेक्टर। ओके, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। अब देखो, अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं और मान लिया इनके बीच में एंगल जो है वो लेट से थीटा है, तो अगर मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं और इस परपेंडिकुलर की लेट से मैंने वैल्यू दे दी x, ठीक है, क्या वैल्यू दे दी हमने x, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि x अपॉन मोड बी जो होगा इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में x अपॉन मोड बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो साइन थीटा होगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम यहां से क्या लिख देंगे, x अपॉन मोड बी इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहां से x कितना आ जाएगा हमारा, मोड बी साइन थीटा, ये बन जाएगा यहां से x इक्वल्स टू मोड बी साइन थीटा। अब एरिया क्या होता है, जो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, सॉरी बेस इंटू हाइट, नॉट हाफ, पैरेललोग्राम का एरिया हाफ सॉरी बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बार बार हाफ निकल रहा है ट्राइंगल की वजह से, क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस क्या है इसका, मॉड्यूलस ऑफ ए, तो मोड ए इंटू हाइट कितनी है, डॉट प्रोडक्ट मत समझ लेना इसको, इंटू है, हाइट कितनी है x, x की जगह क्या लिखेंगे, मोड बी साइन थीटा, यही तो पढ़ा था अभी। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, मोड ए मोड बी साइन थीटा क्या होता है, मोड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसीलिए मैंने लिखा कि जो आपका मोड ए क्रॉस बी है ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रहे ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है इसकी, एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो इस तरह से हम यहां पर समझ सकते हैं कि कैसे मोड ए क्रॉस बी एक पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी, इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए, अब अगर मेरे को ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ए और बी का जो भी प्लेन होगा, अगर उसके परपेंडिकुलर मुझे कोई यूनिट वेक्टर चाहिए तो वो हम कैसे लिखेंगे। देखो, ए और बी का ये प्लेन है, ए और बी का ये प्लेन है, अब इसके परपेंडिकुलर ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, कौन सा वेक्टर होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इनके परपेंडिकुलर ही होगा, दोनों की परपेंडिकुलर होगा। मतलब ए है, ये बी है, तो ए क्रॉस बी या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, बी क्रॉस ए नीचे होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो है इनके परपेंडिकुलर वाला वेक्टर हमें मिल गया। अगर मेरे को उनका यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या करेंगे, उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देंगे, तो ए क्रॉस बी से डिवाइड कर देंगे, उसके मोड से, ए क्रॉस बी के मोड से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर वही बोला गया कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मोड ए क्रॉस बी। अब क्योंकि ऊपर भी एक है नीचे भी एक है तो इसीलिए यहां पर प्लस माइनस लगा दिया गया है, क्योंकि ऊपर भी एक वेक्टर है और नीचे भी एक वेक्टर है, इसीलिए यहां पर हम प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। आई होप यहां तक क्लियर हो कि यूनिट वेक्टर हम कैसे लिख रहे हैं, प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मोड ए मोड बी, मोड ए क्रॉस बी, इस तरह से। अब नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखें, अगर एक वेक्टर चाहिए आपको आर मैग्नीट्यूड का, यही तो हम करते थे। जैसे मान लो सपोज मेरे को कोई वेक्टर दिया हुआ है, अब मेरे को बोलते थे कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बताओ। क्वेश्चन किया था हमने ये कि हमें कोई वेक्टर दिया था और बोला गया था कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बताइए। तो हम क्या करते थे, हम पहले इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लेते थे और फिर उस मैग्नीट्यूड से इस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो अभी हमसे क्या बोला जा रहा है कि ए और बी के प्लेन में, ए और बी के परपेंडिकुलर, दोनों के ही परपेंडिकुलर एक आर मैग्नीट्यूड का वेक्टर हमें बताना है।
तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर लिख लेंगे, जो कि हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। क्या होता है, ए क्रॉस बी अपॉन मोड ए क्रॉस बी प्लस माइनस। अब अगर आर मैग्नीट्यूड का चाहिए तो इसको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर ये बन जाएगा। क्लियर है, इस चीज को हम यहां से आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आर मैग्नीट्यूड का वेक्टर जो है ए और बी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो इस तरह से निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हुआ हमारा यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका और आर मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालने का तरीका। नेक्स्ट क्या है, बोला जा रहा है कि अगर थीटा एंगल है हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कोई एंगल थीटा है, तो आप यहां से अभी अभी हम पढ़ के आए हैं ए क्रॉस बी क्या होता है हमारा, मोड ए मोड बी साइन थीटा, या मोड ऑफ दिस इज इक्वल्स टू लिखते हैं, क्योंकि इसमें अगर सिंपल लिखा तो एन कैप भी आएगा। तो साइन थीटा हम यहां से क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मोड ए मोड बी, ये लिखा जा सकता है। तो वही यहां पर लिखा है कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मोड ए मोड बी, मतलब थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, बस साइन इनवर्स ऑफ दिस। इस तरह से करके जो है हम लोग यहां पर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। या तो डॉट प्रोडक्ट वाला यूज कर लो, डॉट प्रोडक्ट वाला भी इजी था। वहां पर क्या होता था, कोस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, तो ये होता था हमारा कोस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर है यहां तक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इफ ए बी सी आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी देन वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मान लो ये मेरे पास लेट से ट्राइंगल है, ये बोल देते हैं लेट से पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ये पॉइंट बी पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, और ये पॉइंट सी जिसके पोजीशन वेक्टर है सी। क्लियर है, चलिए अब यहां से अगर मैं बोल दूं कि इन दोनों के बीच में एंगल लेट से है हमारा थीटा, एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर लेट से ये, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। मैंने क्या बोल दिया कि इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो अगर हम इस लाइन को हाइट जो है ये हाइट, अगर मैं इसको h बोल दूं तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल में ए एम सी ट्राइंगल में क्या हम बोल सकते हैं कि सी एम अपॉन ए सी, सी एम अपॉन ए सी मतलब h अपॉन मोड ए सी, क्या बोल सकते हैं, h अपॉन मोड ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, h अपॉन मोड ए सी साइन थीटा। कितना बन जाएगा यहां से, साइन थीटा, ये बन जाएगा। इस फिगर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये बन गया। ओके, अब क्या किया जाए, अब हम क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया लिखना है। तो एरिया क्या होगा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है हमारा, मोड ए बी, तो बेस हम क्या लिख सकते हैं, मोड ए बी इंटू हाइट क्या है हमारी यहां पर h, हाइट कितनी है h, h की जगह क्या लिख सकते हैं, मोड ए सी साइन थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। मतलब ए बी डॉट ए सी साइन थीटा, इस तरह से ए बी इंटू ए सी, मोड ए बी इंटू मोड ए सी साइन थीटा, डॉट नहीं है। ओके, अब यहां से इस चीज को देखो, जो ये आप देख रहे हो, जो ये देख रहे हो, तो ये एंगल किस किस के बीच में, ए बी और ए सी के बीच में है कि नहीं, या सी ए और बी ए बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मोड हाफ मोड, मोड लगा देते हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है पॉजिटिव भी, तो इसलिए मोड लगाना सेफ रहेगा। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी क्रॉस ए सी, वैसे भी ये मॉडुलस की ही वैल्यू है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। अब ये तो ऐसे लिखा हुआ है, यहां पर ये क्या दे रहे हो, देखो समझो, हाफ मोड वेक्टर ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए क्रॉस ए सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसको अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, ये लिख देंगे हम हाफ मोड बी क्रॉस सी करेंगे पहले, तो बी क्रॉस सी माइनस फिर बी क्रॉस ए, तो ये बन जाएगा बी क्रॉस ए माइनस फिर ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी, और फिर माइनस ए का माइनस ए में क्रॉस लेंगे तो ए क्रॉस ए कितना बनेगा, जीरो बनेगा, क्योंकि ए क्रॉस ए हम लोग देख के आ चुके हैं कि वो जीरो होता है, तो इसलिए यहाँ पर मोड आ जाएगा। तो देखो माइनस बी क्रॉस ए को अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये बी क्रॉस सी एज इट इज रहने देते हैं, माइनस बी क्रॉस ए को प्लस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, और वैसे ही माइनस ए क्रॉस सी को प्लस सी क्रॉस ए लिख सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए,
ज़्यादा बेटर रहेगा कि यहाँ पर आप मॉड्यूलस लगा लो। वैसे तो वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आती है तो यहाँ पर हम मॉड्यूलस कंपनसेट कर देगा उसको, ठीक है। तो ये जो है बच्चों, ये हम इस तरह से एरिया लिख सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का, अगर उसके वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर्स आपको गिवन है तो डायरेक्ट याद रखेंगे a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, ठीक है, एक ऑर्डर में चलता है। तो इस तरह से जो है हम लोग इस चीज को याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि अगर पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर हो गए, अब सिंपल सी चीज है, हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं कहीं ना कहीं कि अगर 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हुए, लेट्स से ए बी सी, अब 3 पॉइंट्स हमारे एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो अगर ये ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया हम 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इस चीज को हम 0 के इक्वेट कर देंगे, तो ये जो अंदर लिखा है इस पूरे को 0 के इक्वल कर देंगे, तो a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a इक्वल्स टू 0। तो ये चीज हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एक बार हमने एरिया याद रख लिया तो कोलिनियरिटी की जो कंडीशन है वो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स वेक्टर्स आर d1 एंड d2 इज गिवन बाय हाफ मोड d1 क्रॉस d2। इसको थोड़ा सा देखना, जरा आराम से देखना। ये मान लीजिए इस तरह से हमारे पास है, ये सपोज डायगोनल है हमारा, इसकी लेंथ है d1 और ये लेट से डायगोनल जो है इसकी लेंथ है मान लीजिए d2, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है लेट से थीटा, कितना है वो, थीटा। ओके, अब अगर मैं इस पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, इसको मैं बोल देता हूं a b c d, ये हम बोल देते हैं। अगर हम इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, अगर इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी जाए, ठीक है, जो ये d1 लेंथ है, d1, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूं, इसको बोल देते हैं अल्फा, इसको बोल देते हैं यहां पर बीटा। क्लियर है, एक लेंथ अल्फा बोल दी, एक लेंथ बीटा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो कितना होगा हमारा, मोड d1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, मोड d1। इस तरह से यहां पर इस चीज को हम देख सकते हैं, दिस इज अल्फा प्लस बीटा। ओके, ये मोड d1 हो गया। अब देखो यहां पर अगर मान लीजिए ये लेंथ हमारी d2, अगर ये अल्फा है, इसको मैं m बोल देता हूं, इसको लेट्स से कुछ भी बोल दो p, ठीक है। तो इन ट्राइंगल PMB, तो PMB ट्राइंगल में पूछ रहा हूं, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा जो होगा वो होगा हमारा, ये जो हाइट है इसको BM हो जाएगी, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा यहां से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड मतलब BM, तो BM अपॉन हाइपोटेनस कितनी है बच्चों, अल्फा, हाइपोटेनस अल्फा। तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा हमारा, या BM लिखें अगर, BM कितनी हो जाएगी हमारी, अल्फा साइन थीटा, ये हो गया हमारा BM। मतलब अगर मैं ABC ट्राइंगल का एरिया लिखना चाहूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर मैं लिखना चाहूं तो वो होगा हाफ, इस ट्राइंगल ABC के लिए बेस क्या हो जाएगा, AC लिख सकते हैं बेस। और अगर बेस को आप AC को अगर बेस लिख रहे हो तो हाइट कितनी लिखेंगे, BM, हाइट क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, BM। तो ये बन जाएगा हाफ, AC की वैल्यू कितनी होगी, AC मोड D2, क्योंकि इस डायगोनल की लेंथ दी हुई है हमें D2, इंटू BM कितना है हमारा बच्चों, BM कितना आया हमारा, अल्फा साइन थीटा। तो ये बन गया अल्फा साइन थीटा, ठीक है। इसको नोट करें फटाफट, फिर इसके बाद भी देखते हैं। चलिए डन। इसके बाद क्या किया जाए, देखो अब हमें क्या करना है, अब ये तो हुआ हमारा हाफ D2, दिस इज D2 इंटू अल्फा साइन थीटा, मतलब हमने ABC ट्राइंगल का एरिया लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इस ACD का लिखना है। तो अगर ACD का लिखना है तो यहां से इस बीटा को मैं इधर लिख देता हूं, ये जो लेंथ है ये हमारी बीटा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ये एंगल है हमारा थीटा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे तो थीटा थीटा हो जाएगा। तो अगर इसको n बोल दिया जाए तो इन ट्राइंगल PND, इन ट्राइंगल PND, अगर हम PND इस ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो इसमें साइन थीटा कितना होगा, इसमें साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर मतलब DN अपॉन हाइपोटेनस दैट इज बीटा। तो ये बन जाएगा DN अपॉन बीटा, तो DN अपॉन बीटा।
यहां से हम क्या लिख सकते हैं, dn इज इक्वल्स टू बीटा साइन थीटा, dn ये बन गया। क्लियर है। अब अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD मेरे को लिखना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD अगर हम लिखना चाहें तो वो होगा हाफ, बेस कितना है इस ट्राइंगल का AC, इंटू हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की DN, हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की DN। ठीक है, इस चीज को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो इस चीज को अगर हम यहां लिख दें अभी थोड़ी देर के लिए, तो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD कितना बन जाएगा, हाफ, AC कितना है, AC कितना है मोड D2, AC कितना है मोड D2, दिस इज मोड D2, मोड ऑफ D2 इंटू DN कितना है हमारा बीटा साइन थीटा, तो ये बन गया हमारा बीटा साइन थीटा, ये बन गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। क्लियर है। अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा, ट्राइंगल ABC का एरिया प्लस ट्राइंगल ACD का एरिया, यही तो होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो जाएगा हमारे यहां से, टोटल एरिया मैं लिख देता हूं, एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो ABC का एरिया कितना है हाफ, मोड D2 अल्फा साइन थीटा, तो मोड D2 अल्फा साइन थीटा प्लस इसका एरिया कितना है हाफ मोड D2 बीटा साइन थीटा, हाफ मोड D2 बीटा साइन थीटा। अब इस पूरे में से हम हाफ मोड D2 साइन थीटा को बाहर ले लें अगर, तो यहां अल्फा बचेगा और यहां बीटा बचेगा। क्लियर है। इसको लिख लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो हमें बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल वेक्टर्स आर D1 एंड D2 इज गिवन बाय दिस। तो मान लेते हैं लेट से यहां पर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से, मान लिया ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो डायगोनल है इसको हमने बोल दिया D1 वेक्टर और इसको हमने बोल दिया लेट से D2 वेक्टर। इसको अगर मैं बोल दूं लेट से ABCD, सपोज हमने इसको ऐसे बोल दिया। ओके, अब यहां से इन दोनों के बीच में एंगल हम मान लेते हैं लेट से थीटा, तो D1 D2 के बीच में एंगल हो गया हमारा थीटा। अब अगर मैं इसको यहां से B से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करता हूं और इसको बोल देते हैं M। ओके, अब अगर हम ये कर रहे हैं, इस जो D2 वेक्टर है इसकी इतनी लेंथ को तो हम बोल देते हैं अल्फा और इतनी लेंथ को बोल देते हैं लेट से बीटा। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो मोड D2 वेक्टर के बराबर होगा, मोड ऑफ D2 वेक्टर ये हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें देखूं तो ट्राइंगल, इसको P बोल देते हैं, PBM में, PBM ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज BM अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी अल्फा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि BM इज इक्वल्स टू अल्फा साइन थीटा, तो BM ये हो गया। अब अगर यहां से हम लिखें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब इस ट्राइंगल का अगर एरिया की हम बात करें ABC के एरिया की, तो क्या लिखेंगे हाफ, बेस हो जाएगा इसका AC को बेस मान लेते हैं और AC क्या है हमारा D1 वेक्टर, तो इसका मोड हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ D1 वेक्टर इनटू हाइट कितनी है BM, और BM कितना निकाला हमने यहां से अल्फा साइन थीटा। तो ये तो हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसको अभी हम संभाल कर रखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को अभी संभाल के रख लेते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या किया जाएगा, इसको यहां पे लिख लेते हैं। अब दूसरा समझिए, अब अगर मैं D से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इस पॉइंट को बोल देते हैं लेट से N। ठीक है, तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल में PDN में, PDN ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है DN, परपेंडिकुलर कितना है यहां से DN अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा DP, हाइपोटेन्यूज कितना है DP। तो यहां से हम लिख सकते हैं DN अपॉन, इनफैक्ट DP जो है उसको हम बीटा लिख सकते हैं, तो मैं यहां पर डायरेक्ट बीटा ही लिख देता हूं। तो यहां से हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, बीटा। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट DN इज इक्वल्स टू बीटा साइन थीटा। तो यहां से हमारा क्या आ गया, DN तो इतना आ गया। तो अब लिखना है मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। अगर मैं ACD ट्राइंगल का एरिया लिखूं तो कितना आएगा, हाफ
ACD के लिए भी बेस हम AC कंसीडर कर सकते हैं। AC कितना है हमारा D1 वेक्टर, तो इसका मोड हो जाएगा, तो मॉड्यूलस ऑफ D1 वेक्टर इंटू हाइट कितनी है DN, और DN कितना होगा हमारा बीटा साइन थीटा, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ये हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर दिखाते हैं हम क्या होने वाला है यहाँ पर। ये बन जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस फिगर को इधर अगर शिफ्ट कर लिया जाए, ओके टेक्स्ट के ऊपर जा रहा है तो यहाँ तक कर लेते हैं, चलिए डन। अब देखो ये जो पूरा एरिया होगा, इस पूरे एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ABC का एरिया कितना है हमारा, बेस मोड D1 इंटू अल्फा साइन थीटा। जिसने लिखा होगा उसको पता होगा, या फिर बैक करके देख सकते हो, जो ACD का एरिया था वो हमने लिखा था हाफ मोड D1 बीटा साइन थीटा, ये लिखा होगा पक्का। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ मोड D1, ठीक है, साइन थीटा, ये कॉमन ले लिया इतने हमने, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा अल्फा, और यहाँ क्या बचेगा बीटा, तो ये बच जाएगा। अब फर्दर आप क्या लिख सकते हो, फर्दर हम लिख सकते हैं हाफ मोड D1 इंटू साइन थीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं अल्फा प्लस बीटा क्या है, मोड D2, तो ये बन जाएगा हमारा मोड D2 वेक्टर। यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ, देखो मोड D1 मोड D2, और इन्हीं के बीच में तो एंगल थीटा है, तो मोड D1 मोड D2 साइन थीटा क्या बन जाएगा, मोड D1 क्रॉस D2। तो ये इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे D1 D2 क्या है, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स, उनके साइड्स नहीं है, ओके डायगोनल्स हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में हमें कह रहे हैं टू वेक्टर्स A एंड B आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा। अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब x और y में से कोई ना कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये रिप्लाई करती है कि a पैरेलल टू b है, इसका मतलब a जो है वो इक्वल्स टू लैम्डा b वेक्टर होगा। a अगर b के पैरेलल है तो a इज इक्वल्स टू लैम्डा b वेक्टर, और अगर ये पैरेलल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। भाई जब ये होगा लैम्डा नॉन जीरो होना चाहिए, तभी तो जाके आप ये कंडीशन लिख पाओगे। मतलब ये जो है ये यही तो है, आप x की जगह a लिख लो, y की जगह माइनस लैम्डा लिख लो, तो ये बन जाएगा। तो अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो आप ये कंडीशन लिख सकते हो, और ये हुआ तो a क्रॉस b 0 हो जाएगा, क्योंकि a और b अगर कोलिनियर हो गए या पैरेलल हो गए तो उस केस में a क्रॉस b 0 होने वाला है हमारा। ओके तो फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि लीनियर डिपेंडेंस ऑफ a एंड b से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, कन्वर्सली इफ a क्रॉस b अगर नॉन जीरो हुआ, अगर a क्रॉस b अगर देखो अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं तब तो आप ये बोल पा रहे हो, अगर हम ये नहीं होगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हम वापस ये बोल सकते हैं कि अगर ये नॉन जीरो है, ये क्रॉस प्रोडक्ट नॉन जीरो है, तो a और b जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्लियर, अगर ये नॉन जीरो नहीं होगा तो ये नहीं होगा। अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पा रहे हो तो फिर डिपेंडेंट कहाँ से कर पाओगे उनको। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 विच आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स a इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप एंड b इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो हमें बताना है एक 5 मैग्नीट्यूड का हमें एक वेक्टर बताना है जो कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। मान लो ये दोनों वेक्टर्स हैं हमारे, कौन कौन से दिए हुए हैं, एक a और एक b। तो ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। हमें क्या चाहिए, हमें इनके परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 5 हो। तो देखो बच्चों, इनके परपेंडिकुलर जो हम वेक्टर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, a क्रॉस b निकाल लो या b क्रॉस a निकाल लो, है ना। तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारा, मोड a क्रॉस b अपॉन मोड a क्रॉस b अपॉन मोड a क्रॉस b, a क्रॉस b अपॉन मोड a क्रॉस b, यही तो होगा यूनिट वेक्टर, प्लस माइनस लगा लो। और फिर इसको हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास जो रिजल्ट होगा फाइनल वो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि विदाउट 5 तो यूनिट वेक्टर है, हमें क्या चाहिए 5 मैग्नीट्यूड का, तो उसके मैग्नीट्यूड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यहां पर अगर यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ए एंड बी देखा जाए तो वो ये होगा प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मोड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा आई कैप जे कैप के कैप। ए के कंपोनेंट्स क्या क्या है 2 1 -3 2 1 -3 और बी के क्या है 1 -2 1 1 -2 1। तो यहां से बनेगा आई कैप इंटू 1 × 1 इज 1 माइनस -2 × -3 इज 6। तो 1 - 6 बन जाएगा ओवरऑल माइनस जे कैप 2 × 1 इज 2 माइनस 1 × -3 इज -3 माइनस माइनस कितना बन जाएगा +3 प्लस के कैप इंटू 2 × -2 इज -4 माइनस 1 × 1 इज 1। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं -5 आई कैप -5 जे कैप -5 के कैप। तो ये बन रहा है हमारा जो ए क्रॉस बी है। अब डिवाइड बाय इसके मॉडुलस से डिवाइड भी करना है तो इसका मोड निकालना पड़ेगा पहले हमें। तो इसका मोड कितना आएगा देख लो यहाँ पर, इसका जो मोड आएगा वो कितना आएगा √/-5² मतलब 5² लिख देते हैं +5² + 5² -5 का स्क्वायर 5² एक ही बात होगी, ठीक है कुछ भी लिखो। तो यहाँ से क्या बनेगा √, इसको लिख सकते हैं 3 × 5²। 5² में से एक 5 को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा 5√3। तो इसका जो मोड आएगा वो ये बनेगा दिस अपॉन 5√3, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें 5 में ये तो आया यूनिट वेक्टर्स, प्लस माइनस कर देंगे तो यूनिट वेक्टर्स आए। अब हमें क्या चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड 5 का चाहिए। तो इस चीज को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब आप इस चीज को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, तो +- 5 इंटू देखो एक 5 5 5 5 ये कैंसिल हो रहा है तो ऊपर क्या बनेगा -i -j -k, यही तो बचेगा अपॉन √3। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5√3/3, ठीक है। अब बाहर प्लस माइनस है, अंदर से भी माइनस को बाहर ले आओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस माइनस पे, तो अभी भी प्लस माइनस ही रहेगा। तो अंदर सारे पॉजिटिव बन जाएंगे i + j + k +- 5√3/3 इंटू i + j + k। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। रेस्ट नेक्स्ट विल बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब 3 वेक्टर्स का हम स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे और उसका नाम ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा देखते हैं, तो वो सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। So this is all about vector product of 2 vectors. So I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.